यस, तो कल हमने कहाँ तक के न्यूमेरिकल देखे थे? 8 तक के। सर चैप्टर 3 करते हैं ना? हाँ हाँ, अभी खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं। काले भी ऑन करे तो अरे तो आ तो कंप्लीट कर ले, मतलब आधा ही है ना, और इसमें पहले जितना स्टार्टिंग में जितना टाइम लगा, लेकिन वो लास्ट वाले ऐसे नहीं है। लास्ट टाइम है तो वो ही देखो ये जो बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल था वो तो हो गया है। हाँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9 से। तो क्या बोल रहे हैं, देखो सिर्फ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करने वाले। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल, सो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? मैक्सिमम जो फोटोन आ रही है उसकी वो जो उसकी एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, और वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो भी मैक्सिमम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने की मिनिमम एनर्जी है ये। मतलब जो फोटोन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी ये है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, कि इतनी एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। जस्ट लाइक हमारा अभी जो हमने इसकी बात की थी, किसकी? फ्रिक्शनल फोर्स की। तो भाई ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, से हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो वहां से 1 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन 2 न्यूटन, 5 न्यूटन 3 न्यूटन, मतलब एक एक बढ़ाएंगे, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, वैसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। अब हमने 5 न्यूटन लगाया तो वो 4.9 तक तो आया, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो फिर वो मोशन। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ये हमारा मेटल है, अब ये फोटोन ऐसे आ रहा है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो फोटोन आ रहा है उसकी एक एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, नहीं तो निकाल पाएगा नहीं। सो दैट मिनिमम से एनर्जी ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वही क्या थी हमारी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो एनर्जी मतलब क्या है? E, एंड दैट E इज व्हाट? h न्यू। तो उसमें जो न्यू आता है दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डन। तो उसको हम अलग से डिनोट करने के लिए न्यू नॉट कर देंगे। डन, ये कांसेप्ट हमने देखा था। Now calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency is equals to this। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला, ओके, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी क्या फाइंड करनी है? काइनेटिक एनर्जी emitted when radiation of frequency this hits the metal। मतलब ये जो जा रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? न्यू 1.0 into 10⁻15 s इनवर्स और 1/s, ओके। तो ये जो फोटोन जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। मिनिमम रिक्वायर्ड जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है। इससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, वही तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। सर उतनी होगी तो भी नहीं निकलेगा, ज्यादा होनी चाहिए। वैसे तो बोल देते हैं हम कि उतनी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उतनी होगी तो नहीं चलेगा। जैसे कि हमने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो हम तो बोल देंगे कि भाई इक्वल हो गया, और हम बोल देंगे कि मोशन स्टार्ट हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली मोशन स्टार्ट होगी नहीं। 5.1 होगा तभी मोशन स्टार्ट होगी, लेकिन हम बोल क्या देते हैं कि भाई 5 न्यूटन हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगी। डन। प्रैक्टिकली नहीं होती, थियोरेटिकली। हाँ, तो यहाँ पर भी मिनिमम एनर्जी मतलब ये न्यू नॉट है, सो E, अगर मैं E नॉट फाइंड करूं, E नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? h न्यू नॉट। h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू, तो E नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट। मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी होगी अगर फोटोन के पास, एक फोटोन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। डन। यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये दूसरी अगर होगी हमारी से E, वो क्या है? h न्यू, सिंपल हमारा, ओके। जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? h न्यू जितनी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? 6.626 into 10⁻34 into न्यू कितना है हमारा? 1 into 10⁻15। सो दिस मच जूल एनर्जी है हमारे ये फोटोन के पास। ये जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन के पास इतनी जूल एनर्जी है, ओके। और ये h न्यू नॉट वाला तो 6.626 into 10⁻−34 into न्यू नॉट, और न्यू नॉट है हमारा कितना? 7। वहां 1 था इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ 7 है। 7 into 10⁻14, और ये हो गया जूल। तो दिस मच जूल एनर्जी होगी
तभी फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, अदरवाइज निकाल पाएगा नहीं। डन। ओके, तो अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, वैसे हमें पता चल जाएगा ये दोनों में से जो बड़ा होगा वो। तो देखो इसको अगर 10⁻15 में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ है, इस साइड जाएंगे नेगेटिव में तो प्लस होगा ना, तो 0.7 इंटू 10⁻15 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिखा, 10⁻15 लाना है इसलिए। अब दोनों साइड 10⁻15 है तो अब कंपेयर कर सकते हो 0.7 एंड 1, बड़ा कौन, 1 बड़ा, मतलब जो जा रहा है न्यू है ना, 1 वाला तो क्या है, न्यू नॉर्मल, तो जो जा रहा है उसके पास ज्यादा एनर्जी है और न्यू नॉट कम है। डन। तो न्यू नॉट से ज्यादा एनर्जी हो तभी तो निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, निकलेगा तभी तो पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है। डन। तो इलेक्ट्रॉन निकलने तो वाला है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो पूछा है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, कि कितनी जा रही है और उसमें से निकालने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है, जा कितनी रही है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी यूज हो रही है, तो जो बाकी बचेगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। सो जा कितनी रही है, h न्यू जितनी, माइनस निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी है, h न्यू नॉट जितनी। ओके, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमें, ये जो दोनों का डिफरेंस होगा वही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, क्योंकि उसको मिनिमम रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा हम दे रहे हैं, तो जो बाकी की एनर्जी बचेगी वो बाकी की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये माइनस, ये डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये जितना कम उतना काइनेटिक एनर्जी कम। और अगर ये एग्जिट हो गया, ये एग्जिट हो गया मतलब क्या, इसका जो आंसर है इसका यही आंसर है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अगर डिफरेंस 0 हो गया मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन मूव होने वाला नहीं है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, उससे ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो हम ले लेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड, तो मिनिमम रिक्वायर्ड पहुंच गया तो भी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैसा हम कंसिडर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। डन। ओके, तो बस ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, यहाँ ये तुमने फाइंड कर लिया है वो लिख दो, और ये भी यहाँ पे तुमने फाइंड कर लिया है वो लिख दो, तो मिल गई तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। वही फाइंड करना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। डन, सिंपल। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 2.9। देन 2.10 कहाँ है, चला ना जाए, देखना ये रहेगा। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, अभी तो छोटे छोटे हैं। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, भाई क्या क्या फाइंड करना है 2.10 में, फ्रीक्वेंसी को ये तो लैम्बडा लिख दिया, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5, मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी है 5 और फाइनल पोजीशन कितनी है 2 इन दी हाइड्रोजन एटॉम, तो ये तो हमें पता ही है। एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.18 into 10⁻18 ब्रैकेट 1 अपॉन ni का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf का स्क्वायर। किसी ने यहाँ पर माइनस लिख दिया था, हाँ तो वो माइनस नहीं है, माइनस दूसरे वाले में, किस में, डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये न्यूमेरिक, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं है हमें, वो दूसरे न्यूमेरिकल में है, सो किसी ने लिखा है ऐसा, हाँ तो वो गलत है। अच्छा, एक्चुअली इसका आंसर माइनस आएगा, इसका आंसर माइनस आएगा, वो आंसर क्यों माइनस आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर माइनस आएगा। ओके, सो ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो दैट्स इट, इसमें वैल्यू पुट करो 2.18 into 10⁻18 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ni कितना था 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 4 - 25 - 16, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। वो आंसर लेना नहीं है तुम्हें नेगेटिव, सिर्फ लिख देना है नेगेटिव शोज दैट if you are going from 5 to 2 you have to release the energy, एनर्जी रिलीज करेंगे तभी तो 5 से 2 पे जाएंगे, अगर 2 पे है और एनर्जी गेन करेंगे तब मामा के घर जाएंगे 5, याद आया थियरी। ओके, डन। तो
यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आंसर के लिए तुम्हें एक सेंटेंस लिख देना है। अब पूछा क्या है ये, तो इसमें तो क्या है, ये हमें ई मिल गया ना, यहाँ पे क्या मिला हमें, ये ई और से डेल्टा ई बोल दो। ओके, सो अभी क्या फाइंड करना है, एच न्यू। तो भाई यहाँ से ये जो आंसर आया डिवाइडेड बाय एच कर दो तो तुम्हें न्यू मिल गया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एच सी बाई लैम्बडा। तो वहां पर तुम c की वैल्यू पुट कर दो, क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो तुम्हें लैम्बडा मिल जाएगा, यहाँ से न्यू मिल जाएगा। ये जो आंसर आया वो एक साइड लिखो, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। तो डिवाइड बाय एच करोगे तो न्यू मिल जाएगा, और डिवाइड बाय एच और मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा करोगे, सॉरी डिवाइड बाय एच और ये मतलब तुम्हें क्या लाना है, डेल्टा ई यहाँ जाएगा और लैम्बडा ऊपर जाएगा। देखो दोनों कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, सो क्या होगा, डेल्टा ई बाई एच दैट इज इक्वल टू न्यू। ये दोनों वैल्यू है, ये भी है और ये भी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हें लैम्बडा चाहिए तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। तो ये है और ये भी अभी ढूंढ लिया, सब कुछ है, तो लैम्बडा भी मिल गया और न्यू भी मिल गया, वही दोनों चीजें फाइंड करनी थी, दैट्स इट। हाँ बोलो मेरे, सर ये 1/n² वाला और -1/n² f वाला, उससे मिलता क्या हुआ? एनर्जी मतलब किससे, इससे। हाँ ये तो हमें बता रहा है कि तुम्हारा फोटोन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन कहाँ से कहाँ जा रहा है वो बता रहा है। इनिशियल मतलब पहले 5 पे था और अभी जा रहा है 2 पर, तो वो कब जाएगा, एनर्जी लूज होके जाएगी। अगर 2 पर है और एनर्जी हम देंगे तब एक्साइटेड होके वो चला जाएगा 5 पर, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब के मामा के घर। डन, ओके। तो ये हमने देखा था, मिल गया, डन। 2.10 2.11 क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, तो यहाँ पर एनर्जी आएगी वो वाली, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.18 × 10⁻⁻18। ओके, अरे मतलब वो थियरी में उनको ऐसे ट्रिक बताई थी कि हमारा पर्टिकुलरली ऐसे एटॉम है, ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, एटॉम का न्यूक्लियस ये है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से अगर दूर जा रहा है तो ये जो दूर है ना वो मामा का घर है। वैसे उनको थियरी में मैंने बताया, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी। तो उनको मैंने थियरी में बताया। ओके, सो हाँ, तो देखो ये मैंने अभी तुम्हें लिख के बताया था, -2.18 × 10⁻⁻18, तो यही है -2.18 × 10⁻⁻18 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अभी शायद तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए, ओके, तो याद कैसे रखना है, इसके पहले डेल्टा ई का फॉर्मूला था, तो उसमें नीचे क्या था, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला था ना, ये ओके, तो इसमें नीचे क्या था, n का स्क्वायर, ni का स्क्वायर और nf का स्क्वायर, वैसे ही था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल n का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तुम्हें n का स्क्वायर ही आएगा, तो n का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर क्या आएगा, z का स्क्वायर, वैसे याद रखो, क्योंकि वहां पर भी डेल्टा ई था और यहाँ पर भी डेल्टा ई है। ओके, सो इसमें वैल्यू पुट करनी है, -2.18 × 10⁻⁻18। अब z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर He का क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और एटॉमिक नंबर He का क्या है, और सॉरी ये एटॉमिक नंबर लिख दिया n मतलब क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली, तो He+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, He में 2 होंगे, He+ है तो एक ही होगा, क्योंकि He+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, सो एक ही होगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये जो आंसर आएगा दैट इज योर एनर्जी। और पूछा क्या है, और क्या पूछा, रेडियस, तो रेडियस के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल्स टू 52.9 पिकोमीटर, ओके, और इनटू में आता है, यहाँ पर देखो n²/z² था तो उल्टा हो जाएगा, सो z² n/z², नहीं n²/z, यस, ओके, सो n², हाँ जरूरी है स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा n²/z, ये फॉर्मूला, ओके, ये पिकोमीटर में है, याद रख, ये इजीली याद रह जाता है, इसलिए मैंने बोला था 52.9 पिकोमीटर, अदरवाइज फिर बुक में देखो, ये देखो, फिर ऐसे याद रखना पड़ेगा 0.0529,
तो उससे अच्छा है 52.9 पिकोमीटर। ओके, सो इसलिए ऐसे याद रखा था हमने। तो बस 52.9 पिको मतलब 10 minus 12 नैनो मतलब 9, और n की वैल्यू यहाँ क्या थी 1, z की वैल्यू क्या थी 2। वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। कर दिया है तो मीटर में आएगा, ना किया होता तो पिकोमीटर में आता। अगर बहुत ही छोटा आंसर आ रहा है एट दैट टाइम यू कैन राइट इन नैनोमीटर एंड पिकोमीटर। अगर इसका आंसर कितना है, ये देखो ऐसा आंसर आ रहा है कितना 0.02645 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये तुम्हारा आंसर आया। तो अगर तुम्हारा ऐसा आंसर आ रहा है तो तुम नैनोमीटर और पिकोमीटर में लिख सकते हो। अगर इसको पिकोमीटर में लिखना होगा तो क्या आएगा, 10⁻12 करना पड़ेगा। अभी ये किया ना तो वो वापस करना पड़ेगा। ओके, तो -3 और चाहिए। -3 कब आएगा, जब तुम प्लस साइड जाओगे। तो मतलब यहाँ 26.45 1 2 3 इंटू 10⁻12 मीटर, तो ये हो जाएगा 26.45 इंटू बस दैट्स इट पिकोमीटर। तो वो तो ऐसे भी पता चल रहा है ना, ये देखो 52.9 इंटू n का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, तो 52.9 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 26.45। डायरेक्ट आंसर, ये पिकोमीटर में तो ये भी पिकोमीटर में। डन। Yes. जब इतना छोटा आंसर आए तब तुम नैनोमीटर या पिकोमीटर में लिख सकते हो, लेकिन फिर भी वहां पर भी तुमने अगर मीटर में लिखा हुआ है मार्क्स मिलेंगे। मीटर तो हमारा बेसिक है, वहां तो मार्क्स मिलेंगे ही। डन। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो वाले न्यूमेरिकल है, 1 मार्क में पूछेंगे। मैंने फिर भी 2 मार्क्स में पूछा था। ओके 2.11 फिर कहाँ है 2. कहाँ गया 12? अच्छा हाँ ओके 12 में क्या बोल रहे हैं देखो, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास। मास गिवन है 0.1 kg, वेवलेंथ पूछी है और वेलोसिटी बोली है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो व्हाट विल बी द वेवलेंथ, लैम्बडा पूछा है। अब तुम सोचोगे कि ये कहां से फॉर्मूला आ गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन h बाई p और h अपॉन mv दोनों। ओके लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई p और h बाई mv। तो देखो यहाँ पर लैम्बडा ढूंढना है, h पता है, v भी पता है और m भी पता है। तो वैल्यू पुट करो, लैम्बडा आ गया, दैट्स इट। और यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना है कुछ। डन, सिंपल। 6.626 into 10 to the power minus 54 divided by 0.1 into 10, that's it। जो आंसर आए वो लिख दो। किसमें आएगा आंसर का यूनिट, सेकंड इनवर्स। पक्का? हाँ, frequency is equals to 1/2। हाँ, डन। yes, hertz। हाँ, लेकिन मैं कहाँ फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहा हूँ, लैम्ब। मैं तो लैम्बडा ढूंढ रहा हूँ। लैम्बडा मतलब वो वेवलेंथ। wavelength, हाँ। मतलब मीटर में आएगा ना। हाँ तो आंसर आएगा मीटर में। ओके चलो सो नेक्स्ट 13 याद रखना, लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है वो मीटर में, और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज में। ओके चलो नेक्स्ट। पर हर्ट्ज में सेकंड दोनों दोनों। दोनों कोई भी लिखना हो तो। ओके सो 2.13 क्या बोल रहे हैं, मास गिवन है। ये मास ना गिवन हो ना तो भी तुम्हें करना आना चाहिए। ओके सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31। फिजिक्स में नहीं देंगे ये मास, मतलब कहीं पे दे भी दिया लेकिन तुम्हें याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 3 into 10⁻⁻25 जूल। अगेन वेवलेंथ पूछा है। ओके अगेन डी ब्रॉगली इक्वेशन ही यूज होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² that is equals to 3 into 10⁻⁻25। so that is equals to v² that is equals to 2 into 3 into 10⁻⁻25 divided by m 9.1 into 10⁻⁻31। v² है, स्क्वायर रूट लेना, यहाँ से मिल जाएगा v, यहाँ से v मिल गया, लैम्बडा मिल गया, बस h अपॉन mv। तो h है, m है, v है, तो लैम्बडा मिल जाएगा। डन।
ओके सिंपल है। 13 यही है, 14 यही है। देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन। मास फाइंड करना है with the wavelength lambda is equals to 3.6 angstrom conversion minus 10 yes 10 raised to minus 10 मीटर। lambda is equals to क्या था हमारा h upon mv। मुझे क्या ढूंढना है, मास ढूंढना है। अब हम सोचेंगे सर मास तो इलेक्ट्रॉन के मास जितना ही होगा, लेकिन पूछा है ना फाइंड करो तो फाइंड करो। ओके सो लैम्बडा तो यहाँ पे क्या हमें मास ढूंढना है, तो मास इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा v। लैम्बडा है सब कुछ है 6.626 into 10 raised to minus 34। लैम्बडा है क्या है ना 3.6 into 10 raised to minus 10। v है फोटोन की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितनी होती है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड जितनी होती है। माइनस हाँ सो दिस इज बस मास मिल गया तुम्हें। देखो 6.135। आंसर खोटो છે તમે ઓકે પણ ના તમારી કેલ્ક્યુલેશન हाँ तो जो भी है તમારી કેલ્ક્યુલેશન તમે મતલબ બીજી રીતે લો મેં પછી ખુદ ટ્રાય કર્યું તો આન્સર આવી ગયો કયો આન્સર આવી ગયો? હા હા આપણે તમે ચેપ્ટર કીધું કરતા ને કે ત્યારે તમે કીધું હતું પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે કદાચ। એવું કીધું તો તું? એ બી કટ કરી દીધું મેં કટ કરી જ લખ્યું છે मैंने એટલે પછી સોલ્વ કર્યો તો ये राइट से किया हुआ। अरे हाँ लेकिन कैल्सी कहाँ गया यहाँ से? ये रहा। कर लेते हैं फिर से एक बार। 6.626 into 10 raised to minus 34। हाँ divided by 3.6। ओके divided by 3। ओके divided by 10 raised to minus 10। ओके divided by 10 raised to 8। जूल में नहीं 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 सो आंसर आया है 6.13 into 10 raised to minus 33। ये आंसर आया है यहाँ के कैलकुलेशन का। हाँ। अब यहाँ पर यूनिट देखो ये किस में है, जूल में। h किस में है, h तुम्हारा जूल में होगा ना। हाँ। ओके और ये लैम्बडा किस में है, मीटर में, मीटर पर सेकंड। ओके सो मीटर 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 हाँ ये लैम्बडा होगा मीटर मीटर में और ये स्क्वायर मीटर पर पर सेकंड में। सेकंड, हाँ। ओके सो यहाँ से आंसर कहाँ आ रहा है तो આવ્યું તો મેં કર્યું તો સોલ્વ नहीं આ મારે लेकिन 10 raised to minus 33 આવ્યું હતું मतलब આ ડિજિટ બરાબર હતી इसका डिजिट तो अभी भी आ गया ना, તો એમાં બી तो मैंने इसका 1 बोला 4 લખાયું હતું સરે 6.14 वो 1.4 और 1.3 सेम है यार। 6 ट्राई કર્યું નહીં કર્યું हाँ हाँ मैं का ना बोल रहा हूँ बट 6.135 हो या सिग्निफिकेंट फिगर में 1.4 हो, मुझे तो लगा कि बहुत बड़ा हाँ डिफरेंस। इसलिए तो आ पावर वाला डिफरेंस 135 હા हाँ तो कोई बात नहीं 135 अभी देखो मेरा कितना आया 135 ही आया है देखो 135। ओके सो आगे भी लिखना हो तो हम तो और लिख सकते हैं 6.135185185 इतना बड़ा है। ओके तो अब सिग्निफिकेंट फिगर यूज करोगे, ये 5 है तो आगे 4 डन। ओके लेकिन गलती मैं यहाँ बोल रहा था हाँ એને જ વાત કરું છું મેં બી कि ये 29 है और हमारा 33 33 है सो हमारा जो आंसर आया वही लिखेंगे। तो ओके ટેક્સ્ટબુક બી સાચી હોય બેન हाँ तो मैं कहीं मैंने कट अरे कर हमारे दिया तो है, आएगा कभी। पूरा ही कट हाँ, कहीं नीचे रखे थे ना। अच्छा। चाले। ओके डन बट Yes, ओके हाँ चलो ये कितना कौन सा था 15 अब ये क्या आया है देखो माइक्रोस्कोप suitable photons is employed to locate, ये हमारा आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लोकेशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। यस साइमल्टेनियसली एक ही साथ हम फाइंड नहीं कर सकते। सो हमें गिवन है डेल्टा एक्स गिवन है हमारा कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो वो कितना हो जाएगा 0.1 into 10 raised to minus 10 मीटर। ये क्या है हमारा डेल्टा एक्स। और पूछा है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी कितना होगा ये पूछा है। हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये इक्वेशन मिला था।
सो डेल्टा एक्स गिवन है डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v, क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम वी, मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज वेलोसिटी होगी, तो m इंटू डेल्टा v दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। फाइंड क्या करना है डेल्टा v दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल्स टू इनटू डेल्टा x इंटू m तो ढूंढना m, यस ओके यस। सो दैट्स इट, सब कुछ है हमारे पास, h 4 पाई डेल्टा x m क्या है मास, और हमें फाइंड क्या करना है डेल्टा v, और यहाँ पे कौन गिवन है यूजिंग सुटेबल फोटोन, तो फोटोन का मास तुम्हें लेना पड़ेगा। क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे बोलो जोर से। 9.1 हाँ बट फिर आगे into 10 raised to minus 31 करेक्ट ओके। सो वो ले लेना मास, ओके इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ओके वो ले लोगे। देखो नहीं गिवन है इसलिए बोला था याद रखना पड़ेगा। सर यहाँ पे यूनिट क्या होगी? डेल्टा वी की यूनिट मीटर पर सेकंड, यस हम्म। ओके वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो देखो 9.1 इंटू 10⁻³ है, ओके और मीटर पर सेकंड डन। नेक्स्ट 2.16 गोल्फ बॉल है भाई, मास गिवन है 40 ग्राम, स्पीड गिवन है 45 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें एक्यूरेसी गिवन है, तो एक्यूरेसी गिवन करेंगे तो हमें डेल्टा v इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 45 इंटू 2% है तो 2/100, ओके परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया 2/100, ये डेल्टा v मिल गया। और आगे कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा x निकालना है, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, p की जगह लिख देंगे हम m इंटू डेल्टा v, तो हमारे पास h है 4 है पाई है m भी है, और हमारे पास क्या है डेल्टा v भी है। यहाँ पे तुम सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, क्यों? क्योंकि m को हमने ग्राम में नहीं लेना है, किलोग्राम में लेना है, तो ये तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर सीधा 40 रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों ऐसा किलोग्राम है? किलो ऐसा यूनिट है ना सारे, अच्छा सारे ऐसा ही है, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये केजी में होगा, h हम ले रहे हैं वो भी ऐसा यूनिट है, ओके जूल पर मोल एंड ऑल, तो फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ ऐसा ही में है तो ऐसा में ही मिलेगा तुम्हें, ओके। तो डेल्टा x मीटर में कब मिलेगा, नहीं तो फिर वो भी कुछ और मिलेगा, तो मीटर में कब मिलेगा जब तुम इसको केजी में लोगे, ओके। तो ये छोटी सी गलती ना हो जाए, देखो इसमें किया है क्या, हाँ किया है, एमकेएस लेना था, एमकेएस ही लेना हाँ वही, ओके। सो 40 ग्राम 10⁻³ वो करना मत भूलना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना मत भूलना, बस बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, डन। ये कौन सा था 16 17 तो आवड़ा के ये खत्म हो गया ये चैप्टर, तो नहीं है आगे, खत्म हाँ, तो खत्म। आपने निकाला। सर थर्ड चैप्टर चालू करते हैं। अरे रुक 2 मिनट ओके। देखो इसमें क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द n इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है n², तो वो कितना हो जाएगा 9 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वैसे अगर तुम ना निकालो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि पहले में क्या होता है सिर्फ s, दूसरे में क्या होता है st, और तीसरे में क्या होता है st और t, तो s मतलब तो वो तो एक ही है। p की कितनी ऑर्बिटल है, 6 p ऑर्बिट मतलब p की कितनी सब ऑर्बिटल है, 3 ओके, 6 तो इलेक्ट्रॉन, और d की 5 ओके। तो ये 5 और 3 8 और प्लस 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 टोटल कितने हो गए 9, ओके डन। यस ओके चलो, और फिर एसपीडी, ये तो भाई बच्चों के क्वेश्चन आ गए, ओके। सो क्या है n इज इक्वल्स टू 2, देखो हमें पता ही है l इज इक्वल्स टू 0 s, l इज इक्वल्स टू 1 p, l इज इक्वल्स टू 2 p, l इज इक्वल्स टू 3 सर s, L मतलब हमारा S नंबर भाई क्वांटम नंबर, मतलब वो रेडियस, रेडियस नहीं, अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर,
4 क्वांटम नंबर देखे थे ना हमने, हाँ। तो वो सेकंड वाला क्वांटम नंबर है एजीमुथल। काला पेपर याद आया? सर ये बोल रहे एलपी वो सब नहीं आ रहा है, मतलब क्या एलपी मतलब? एल मतलब क्या होता है वही बता। सबसे वो तो नाम ही है उसका। देखो एन एल मैग्नेटिक के लिए एम और उसके लिए एम एस स्पिन क्वांटम। ये हमारे 4 क्वांटम नंबर है जिससे कि हम पर्टिकुलरली सही लोकेशन हम डिस्कस कर सकते। ओके, तो जो हमारा ये किसने दिए थे? श्रोडिंगर। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखा था, वो मैंने बना के दिखा था साइन वाला, मैंने बोला था याद नहीं रखना है लेकिन फिर भी बताया था मैंने। तो वो इक्वेशन के बेस पर पूरे एटॉम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो डिस्कस होता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर पता होने चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ये क्वांटम नंबर है सारे। अंडरस्टूड? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी भी बोल रहा हूँ, देर नहीं हुई है। जैसे ही अभी कंटिन्यू हो हमारा क्लास तो साथ साथ में पढ़ो। तुम अगर 2 महीने बाद पढ़ने गए ऑब्वियसली नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा। ओके, ऑब्वियस है कि नहीं याद आएगा, क्योंकि ये सब तुम थोड़ी बचपन में पढ़े थे तो याद आ जाएगा, 9-10 में थोड़ी पढ़े थे तो याद आ जाएगा। ओके, 9-10 वाला थोड़ा भी हो तो थोड़ा भी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ जाए भाई, s = ut + ½ at², ये सब कैसे याद आएगा? तो साथ साथ में पढ़ो। साथ साथ में नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम के अगले दिन पढ़ोगे या फिर टेस्ट रखा है उसके अगले दिन पढ़ोगे तो नहीं होगा। और वो प्रिपरेशन भी प्रिपरेशन नहीं है और वो टेस्ट भी टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ देने के लिए तुमने एग्जाम दे दी, देने के लिए तुमने टेस्ट भी दे दिया, बट वो एक्चुअल हमारा कैलिबर चेक ही नहीं हुआ। जिसके जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा गोल है एग्जाम का या टेस्ट का, हमें पता चले कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम लिखते हैं तो हमें कितना आता है, कितना समझ में आया, वो चेक ही नहीं हो पा रहा है। ओके, क्यों चेक नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने प्रिपरेशन ही नहीं की। सही रिजल्ट कब पता चलता है कि तुम लड़ाई कब मानी जाती है कि लड़ाई लड़े और जीते? कब? जब 2 पार्टी ऐसे लड़ रहे हैं, ओके, और दोनों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है, दोनों ने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली है, खत्म कर ली है कि भाई हाँ हम प्रिपेयर्ड है। मतलब मैंने तुम्हें बोल दिया कि फर्स्ट चैप्टर का कल टेस्ट है, अब तुम्हें पूरी एनसीईआरटी तुमने चाट ली। ओके, अब रेफरेंस बुक भी जो भी है, तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा यूज करना है तुमने सब कुछ किया। मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं क्वेश्चन कहां से निकालूंगा, मैंने बोला सिर्फ कि कल चैप्टर 1 का टेस्ट है। ओके, अब तुम लोग जैसे प्रिपेयर करना हो वैसे प्रिपेयर करो, और फिर जिसके हाईएस्ट मार्क आए उसको हम बोल सकते हैं कि यस भाई इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। ओके, लेकिन अभी किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया, उसको पता भी नहीं है, और फिर टेस्ट है, अच्छा चलो दे देते हैं कोई बात नहीं, और टेस्ट दे दिया, और फिर उसके कम आएंगे, वो भी ऑब्वियस है मार्क्स। मेहनत नहीं की तो कम ही आएंगे, तो मेहनत नहीं की और कम आए तो उसमें फिर कहाँ कुछ इवेल्युएशन ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा। फिर तो हम जैसे कि भाई लड़ाई हुई और सैनिक मारे गए, हाँ मर ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे ऐसे। लेकिन राजा मर जाए तो क्या बात कर रहे हो, राजा मर गया, ऐसा वो सैनिक के लिए क्यों नहीं होता? राजा ने ज्यादा मेहनत की है, राजा को ज्यादा अच्छे से तलवार चलानी आती है कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर सैनिक। ओके, तो मेहनत तुम कितनी ज्यादा करते हो, सबसे अच्छी मेहनत की और फिर लड़ाई हो रही है, फिर जो जीता वो सिकंदर। ओके, सबसे पहले आप लड़ाई का एग्जांपल लेते फिर बोलते हो लड़ाई नहीं कर रहे। अरे मतलब ये तो एग्जाम समझने के लिए ही तो एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें तो लड़ाई करनी ही नहीं हमें नहीं लड़ाई करनी, लेकिन एग्जाम समझने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं ना। ओके, जैसे कि दारू पीना नहीं है लेकिन जो पीता है उसके ऊपर से तो सीख सकते हैं ना कि पिएंगे तो ऐसा होगा। हम पी नहीं सकते हैं या हमें पीना नहीं है, लेकिन जो पी रहा है उससे तो हम सीख सकते हैं कि ओ भाई देखा है ऐसा क्या, तो ऐसा होगा। तो हम दूसरे के बैड एक्सपीरियंस से खुद सीख लो। सारे बैड एक्सपीरियंस करने का हमें टाइम नहीं है, हमारी लाइफ भी उतनी बड़ी नहीं है। ओके, सो इंटेलिजेंट वो होता है कि जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, और उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाता है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस तो हम करने से रहे, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाओगे तो बहुत जल्दी स्पीडीली आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और जो सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता है वो गलत नहीं है, वो आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वो दूसरे वाले की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? उसने बहुत जगह से सीखा हुआ है
और खुद जो सीखा है वो तो सीखा ही है, लेकिन बाकी सबसे भी बहुत कुछ ले लिया है उसने। फिर तो सर जैसे हम स्पीच देते हैं तो हम मतलब वो ज्यादातर ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने खुद के अनुभव से सीखा है। तो जब हम स्पीच देंगे तो हम ऐसे बोलेंगे मैंने इसके अनुभव से सीखा है। तो मत सीखा है इन द सेंस, हम जब भी हमारा जो भी सक्सेस मिली उसका अभी क्रेडिट देना हो तो हम बोलेंगे कि भाई ऑब्वियसली इनकी मेहनत थी और थोड़ी बहुत हमारी भी थी। लेकिन ये सीखना और रिजल्ट दोनों अलग अलग है। सीखना कितना सीखा वो तो पता ही नहीं चलता, तुम्हें तो सिर्फ रिजल्ट पता चलता है, लेकिन सीखना तो इनपुट है, रिजल्ट आउटपुट है, दोनों अलग अलग है। ओके, तो सीखते तुम कितने जल्दी हो। ओके, सीखना मतलब यहाँ पर सपोज 10 लोग बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट हमेशा उसको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर उससे ऑलमोस्ट सही होता है, तो उससे भी मोटिवेशन लो कि भाई वो एक स्टूडेंट मैं क्यों नहीं हूं, चलो उसके साथ हेल्दी कंपटीशन करते हैं, मुझे भी क्यों नहीं आ रहा है। ओके, वो क्या बोलते हैं हम, जेलसी फील करने से, हेट्रेड, इससे अच्छा है कि पॉजिटिवली लो ना कि तुम्हें मौका मिल रहा है। भाई लोग अच्छे लेवल की कंपटीशन के लिए कितना भाग रहे हैं। ओके, और तुम्हें अगर कंपटीशन मिल रही है मतलब तुमसे अच्छा कोई है, ओके, तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें और इंप्रूव करने का मौका मिल गया। अगर तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं तो तुम इंप्रूव करोगे ही नहीं ना। लेकिन तुमसे अच्छा कोई है तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने आप को और अपना लेवल अप कर सकते हो। ओके, और जो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे है उसको क्या मेहनत करनी है, जो ऑलरेडी फर्स्ट पे ही है। ओके, मतलब सब तो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड वाला मोटिवेट हो जाएगा फर्स्ट से, थर्ड वाला भी फर्स्ट से, जो फर्स्ट पे है वो किससे मोटिवेट होगा। उसके लिए तो टफेस्ट काम है क्या, टोच पे बने रहना ही सबसे टफ है। टॉप करना टफ नहीं है, लेकिन हर बार टॉप करना टफ है। एक बार सक्सेस मिलना इट्स नॉट अ बिग थिंग। ओके, बट हर बार सक्सेस मिलना, ओके, हर बार, वो बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे करके पहाड़ पे तो पहुंच गए, मैराथन जीत गए, लेकिन जब भी मैराथन रेस हो और तुम ही जीतो तो बोलेंगे कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है। तो उसके लिए भी है भाई, उसके लिए भी गोल है, उसके लिए लाइफ इज नॉट खत्म नहीं हो गई है। ओके, जो नीचे है फर्स्ट से नीचे उसके लिए तो फर्स्ट ही मोटिवेशन है, और जो फर्स्ट पे है उसको तो ये सबको देखना ही नहीं है, वो तो कोई अलग ही लेवल पे है कि भाई मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। ओके, पूरी टीम अगर सचिन तेंदुलकर को देख के मोटिवेट हो रही हो तो सचिन क्या बोलेगा, मैं किसको देख के, भाई मुझे तो लोग गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं तो भाई मैं तो भगवान ही हूँ, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो अगर वो सोचेगा कि अब मैं किसके साथ कंपेयर करूं, तो फिर वो 100 सेंचुरी मार पाता, 100 सेंचुरी की सेंचुरी। वो सेंचुरी की सेंचुरी कब मारी, क्योंकि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है, नहीं मुझे परफॉर्म करना है, इंडिया का भरोसा मेरे ऊपर है, ये फाइनल का प्रेशर मुझे लेना है, मुझे इंडिया को जीताना है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। मैंने पिछली बार मारा था, इस बार भी मुझे मारना है। ओके, पिछली बार 100 मारा, इस बार भी मारना है, पिछली बार इसने मुझे आउट किया था, इस बार मैं किसी से भी आउट हो जाऊं, इससे तो आउट नहीं ही होना है, ऐसे। तो वैसे अलग तरीके से मोटिवेशन लेकर पहले को आगे बढ़ते रहना है। सोचो, मतलब सोचो, वो जब खेल रहा था तब तो गॉड ऑफ क्रिकेट था ही, लेकिन उसकी कंपैरिजन उसके पास्ट प्लेयर से भी हो रही थी, डॉन ब्रेडमैन, ओके, सुनील गावस्कर, कपिल देव, वो सबसे भी अच्छा है वो। और आगे फ्यूचर जनरेशन, कोहली, धोनी, रोहित, फिर भी किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट का ऑनर मिलता है क्या? नहीं, गॉड तो एक ही होता है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे वो क्यों? क्योंकि उन्होंने 100% दिया, इसलिए हर बार 100%, हर बार जीतना है, वैसे करना पड़ेगा। जैसे डायमंड तो बहुत होते हैं पर कोहिनूर एक ही होता है। हाँ, करेक्ट सही है। ओके, सो ये सब समझ में आ गया? डन? ओके, तो यही थे हमारे 18 न्यूमेरिकल्स, कल हमने आधे किए, आज आधे किए। डन? ओके।